नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वाकया शाहजहांपुर का है, थाना है सदर बाजार। उस दिन तारीख थी 2 मार्च 2019। भोर में करीबन 3 बजे आनंद कुमार सन ऑफ मुन्ना लाल, रेजिडेंट ऑफ मक्कू बजरिया, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर, ये थाने पर आए। और रात की बात थी। ऑफिस स्टाफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर थानाध्यक्ष किरणपाल सिंह अपने कमरे में थे। उन्होंने आते ही थाना स्टाफ को हत्या की एक सूचना दी। हत्या की सूचना सुनते ही तुरंत इंस्पेक्टर इंचार्ज यानी एसएचओ को बुलाया गया कि साहब मर्डर की सूचना आई है। इंस्पेक्टर साहब भी आ गए, बावर्दी दुरुस्त, सामने खड़े हुए और उन्होंने पूरी बात सुनी। वादी आनंद कुमार ने यह बताया कि मेरा छोटा भाई सनित ये रात में 11 बजे, ये छोटा हाथी चलाता है, रात में 11 बजे ये वापस आया। छोटा हाथी उसने घर के सामने खड़ी की और उसके साथ एक मिस्त्री था, ब्रिजपाल मिस्त्री। ब्रिजपाल मिस्त्री को छोड़ने के लिए उसके गांव ककरा गया, उसको उसके घर पे छोड़ा। वापस आते समय ककरा गांव के बाहर जंगल जहां से शुरू होता है, वहां पर किसी ने उसको गोली मार दी। ब्रिजपाल के लड़के ने आकर मुझे सूचना दी कि मेरे यहां पापा को छोड़कर वापस जाते समय किसी ने सनित को गोली मार दी है। वो और उसकी मोटरसाइकिल वहीं पर पड़ी हुई है। मेरे भाई की किसी ने हत्या की है, मेरी एफआईआर लिख ली जाए और त्वरित कार्रवाई इसमें की जाए। किरणपाल सिंह ने तुरंत थाने पर मुकदमा कायम करने का आदेश कर दिया। क्राइम नंबर 143/19, धारा 302 यानी हत्या की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हो गया। इंस्पेक्टर आनन फानन में सारी फोर्स इकट्ठा करके मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने देखा कि एक तो कोई वहां लाइट नहीं थी, घुप अंधेरा था, जाड़ा बहुत था, मार्च का महीना था शुरुआती, और कोहरा बहुत ज़्यादा था, चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि आने जाने वाले रास्ते पर, पगडंडी जैसे रास्ते पर, वो सीधा चित्त पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है उसको सिर में गोली मारी गई है। काफ़ी खून वहाँ पर बना हुआ था। मृतक की मोटरसाइकिल भी पास में लुढ़की हुई पड़ी थी। घटनास्थल को सिक्योर किया इंस्पेक्टर ने, किरणपाल सिंह ने। वहां पर काफी फोर्स छोड़ी कि 4 बज रहा है, 2 घंटे बाद ही उजाला होगा, उजाले में ही कुछ देख पाएंगे। अभी यहां टॉर्च की रोशनी में बिना किसी पर्याप्त रोशनी के कुछ भी पता नहीं लग रहा है। इसी बीच वायरलेस से सभी संबंधित को सूचना दी गई और यह भी कहा गया कि डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक, सर्विलांस, इन टीमों को भेज दिया जाए, सुबह सुबह ही आ जाएं। मौके पर बहुत घना अंधेरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। घटनास्थल को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया गया है, फोर्स वहां पर छोड़ दी गई है। सुबह 7, 7:30 बजे तक सारी टीमें आ गईं। सबसे पहले डॉग स्क्वाड ने वहां पर स्मेल किया। स्मेल करने के बाद वो ककरा गांव गया। ककरा गांव में जो प्रधान था वहां का, उसके घर के सामने तक गया। उसको सब मुखिया कहते थे।
लेकिन कुछ पता नहीं लगा, उसके आगे वो बढ़ा नहीं। हैंडलर ने बताया कि चूंकि ये मौके पर आए थे, ब्रिजपाल के साथ आए थे, वो मिस्त्री जिसको ये छोड़ने आया था, इसलिए हो सकता है इसके घर तक या ब्रिजपाल के घर तक वो गया हो, डॉग गया हो। कोई एम्प्टी यानी खोखा कारतूस मौके पर नहीं मिला। सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी के सैंपल ले लिए क्राइम ब्रांच वालों ने। दिन में वहां रुककर जो भी संबंधित लोग थे उनके फोन नंबर इकट्ठा किए सर्विलांस वालों ने। 10 बजे तक पंचायतनामा करके बॉडी सील करके शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शव भेज दिया गया। सारे सीनियर अधिकारी जो कंसर्न थे, मर्डर का मामला था, वो सभी मौके पर आ गए। मौके से बहुत कुछ पता लगने वाला था नहीं और लगा भी नहीं। बीटीएस टावर्स, आईडी, अलग अलग मोबाइल कंपनियों की ये जो फॉर्मेलिटी है वो क्राइम ब्रांच वालों ने और सर्विलांस वालों ने वहां पर पूरी कर ली। उसी रात पंचायतनामा भी, उसी रात पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रात में थाने पर आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेमोरेज एंड शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ गन शॉट इंजरीज। इंजरीज का जिक्र, एक ही इंजरी जो हेड में थी, एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट। बात वही थी जो मौके पर देखी गई थी, उसके अलावा दूसरी बात नहीं थी। तुरंत वो ब्रिजपाल को उनके घर छोड़ के आया था, वहां से निकलने के 10 मिनट बाद ही किसी ने गोली मार दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटनास्थल का सपोर्ट किया और जो मुकदमा लिखाया गया था उसका भी सपोर्ट किया। बॉडी उसके भाई को यानी वादी मुकदमा को हस्तगत करा दी गई। उसने अपने हिसाब से उसका बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरी पुलिस फोर्स अगले दिन विवेचना करने की नीयत से गांव में पहुंच गई, काकरा गांव में। एक पोर्शन उसका वादी के गांव भी पहुंच गया। पुलिस जरजोरू जमीन के चक्कर में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या क्या मिलता है इसके लिए बयानों का सिलसिला शुरू किया। घर वालों के बयान, परिवार वालों के बयान, गांव वालों के बयान, मुखिया का बयान, परिस्थिति जन्य जिन परिस्थितियों में, जिस समय में उसकी हत्या हुई थी, वहाँ अगर कोई साक्ष्य देने वाला हो, बताने वाला हो, कड़ियाँ जोड़ने वाला हो, उसका बयान। बहुत ज़्यादा कुछ पता लगा नहीं उसको। 2 दिन तक काफ़ी प्रयास करने के बाद भी विवेचना किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ी। अंतिम सहारा वही सर्विलांस का। कल किसी ने कमेंट में लिखा है कि अगर सर्विलांस न हो तो केसेस खुले ना। अब जब मैं 95 के बाद, जब मैं लखनऊ में पोस्टिंग पर आया था, उसके बाद के क्राइम का जिक्र करूंगा तो आप देखिएगा उस समय न मोबाइल फ़ोन थे, न सर्विलांस था, न टावर आईडी थी, न सीसीटीवी थी। उस समय कितनी दिक्कत होती थी विवेचना करने में, कितने कितने लंबे समय तक विवेचनाएं लंबित रहती थीं। सारी इन्वेस्टिगेशन मुखबिर और गवाह बेस्ड हुआ करती थी। गलतियां भी होती थीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती थीं जिनकी कोई पकड़ नहीं रहती थी। लेकिन अब सिस्टम ने सब कुछ आसान कर दिया है। तीसरे दिन जो बेसिक डाटा लेकर यहां से सर्विलांस वाले गए थे, उन्होंने कुछ नंबर बताए।
उन्होंने बताया कि मृतक से उस दिन रात में किससे बात हुई, उसका नंबर दिया। उसकी किसी तीसरे से बात हुई, उसका नंबर दिया। रात और दिन में मैक्सिमम बात करने वालों का नंबर दिया। कुल 5 मोबाइल नंबर उन्होंने दिए फिजिकली वेरीफाई करने के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन में एक नंबर ब्रिजपाल मिस्त्री का आया, जिसे रात में वो छोड़ने के लिए उसके घर गया था। दूसरा नंबर उसकी पत्नी अनीता का आया। तीसरा नंबर विपिन उर्फ मुखिया का आया, वो मुखिया जिसके यहां तक डॉग गया था। चौथा नंबर इन्हीं लोगों से मिलने जुलने वालों से आया जिनकी ज्यादा बात होती थी। पहले ऐसे ही कच्चा हाथ डालने में पुलिस थोड़ा गुरेज करती है जब तक कि उसकी बैकग्राउंड पता न हो जाए। बिना बैकग्राउंड पता हुए या बिना क्रॉस कराने के लिए, बिना जानकारी के किसी को उठा लीजिए तो वो फौरन मना कर देगा। आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ऐसा हो जिससे कन्फ्रंट कराने पर वो टूट जाए, उसका प्रयास पुलिस करती है, और इस केस में भी पुलिस ने प्रयास किया। पुलिस ने प्रयास किया तो उसे ये पता लगा कि ब्रिजपाल और उसकी पत्नी किराए पर पहले मृतक के घर पर रहती थी। फिर जाने क्या बात हुई कि इन लोगों ने उनको अपनी किराएदारी से बेदखल कर दिया। वो जाके ककरा गांव में रहने लगी, ब्रिजपाल और उसकी पत्नी, और उसी गांव का मुखिया भी है जिससे बहुत ज्यादा बात हुआ करती है। तीनों के कॉल डिटेल के साथ एक एक करके इनको बुलाया गया। जब इनको एक एक करके बुलाया गया तब धीरे धीरे करके पूरा जो जो मर्डर मिस्ट्री थी, ये धीरे धीरे करके एक एक उसकी कड़ियां सुलझने लगीं, और लोग इसको पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे वो उसको एक कतार में कड़ियों को बिठाने लगे। पता ये लगा कि ब्रिजपाल पुत्र बाबूराम अपनी पत्नी अनीता के साथ मृतक यानी सनीत के मकान में रहता था। धीरे धीरे सनीत के अनीता से संबंध हो गए। यहां मैं उल्टा कहूंगा कि अनीता ने सनीत से संबंध बना लिए। बयानों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अनीता ने सनीत से संबंध बना लिए। धीरे धीरे ये बात खुलने लगी। सनीत के घर वालों को आपत्ति हुई, ये बहुत गलत बात है, किराएदार है और तुम इस तरह से जाते हो। पहले चोरी चोरी था, अब खुलेआम जाने लगे। घर के लोगों की पंचायत हुई कि इस किराएदार से फौरन मकान खाली करा लिया जाए, वरना सनीत और उसका परिवार खराब हो रहा है, दिक्कत हो रही है, बदनामी हो रही है। सनीत ने इसका विरोध किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा कमरा अलग है, उसका कमरा अलग है, और मैं टाइम से आता हूं। 10 तरह की बातें जो आदमी करता है वो बातें वो करने लगा। लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती वो मकान खाली करा लिया। ब्रिजपाल और उसकी पत्नी ककरा गांव में एक दूसरे मकान में रहने लगी। पास में ही विपिन उर्फ मुखिया का मकान था। वहां पहुंचने के थोड़े दिन बाद ही अनीता ने विपिन उर्फ मुखिया से संबंध बना लिए। मैं शायद पहली बार इस तरह की बात कर रहा हूं कि साहब, ये भी कहा जा सकता था कि विपिन के संबंध अनीता से हो गए, लेकिन यहां पर यह उल्टा हुआ था। अनीता ने विपिन उर्फ मुखिया से संबंध बना लिए। जब उससे पूछताछ हुई कि भाई ठीक है, तुम्हारे उसके संबंध थे, वहां लोगों को आपत्ति हुई, तुम निकाल दी गई वहां से, फिर ये विपिन बीच में कहां से आ गया, ये मुखिया बीच में कहां से आ गया?
तो अनीता ने बताया कि जब हम वहां से निकाले जाने लगे तो उसके बाद से मेरे मन में असुरक्षा की भावना घर घर कर गई कि ऐसे तो मैं जहां भी रहूंगी वहां जो चाहेगा वो मुझे निकाल बाहर करेगा। मैं थोड़ी स्वतंत्र विचारधारा की महिला हूं और यही उसके बारे में आम शोहरत भी थी। जब सीडीआर से एक एक करके बुलाया जाने लगा तो लोगों ने बताया कि बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा की महिला है, लोगों से मिलने जुलने में कोई गुरेज नहीं है, रात या दिन में मिलने में कोई गुरेज नहीं है, फैशनेबल है, बाजार बहुत जाती है, जरिया मांस कुछ नहीं है उसके पति का, लेकिन अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी साज सज्जा के साथ वो रहती है। गांव के लोग ये किस संदर्भ में कह रहे थे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अनीता ने बताया कि वो जब ये असुरक्षा की भावना मेरे अंदर घर कर गई तो मैंने गांव के पास के ही इस विपिन और मुखिया के बारे में सुना कि ये दबंग भी है, असरदार भी है, पैसे वाला भी है, इसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे मैंने उससे संबंध बना लिए। एक दिन संबंध बन गए तो बन गए। एक दिन मुखिया ने सनित को अनीता के कमरे से बाहर निकलते देख लिया। इसके जाने के बाद उसने अनीता से कहा कि जब तुम इसके घर के बाहर निकाल दी गई, इसने तुम्हें अपने घर से बेदखल कर दिया, फिर ये तुम्हारे पास क्या लेने आता है, इसे क्यों तुम भीतर अलाउ करती हो। अनीता ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बेइज्जत करके इन लोगों ने निकाला था मुझे, लेकिन मेरे घर का खर्चा यही चलाता है। ब्रिजपाल की नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलेगा कि मैं बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। चूंकि ये घर का खर्चा चलाता है इसलिए मैं मना नहीं कर पाती। विपिन और मुखिया ने कहा कि ठीक है, तुम इसको अपने यहां आने से मना करो, तुम्हारा जो भी खर्चा है मैं उठाऊंगा। अनीता ने जो कुछ बताया कि ये मुझको इतना देता था, इस चीज का देता था, ये राशन देता था, ये पानी देता था, ये दुनिया भर की बातें जो बताई उसने, उस हिसाब से मुखिया, विपिन उर्फ मुखिया ने उसको पैसा दे दिया और ये तंबीह भी की कि आइंदा से ये मुझे तुम्हारे घर में नहीं दिखना चाहिए। चूंकि सनित के उसके प्रेम संबंध थे, घर से निकाले जाने के बाद भी वो बराबर चोरी छिपे उससे मिलता रहता था, लिहाजा वो फिर एक दिन आया। अनीता ने उससे कहा कि देखो अब तुम मत आया करो, तुम जानते हो मुखिया कितना पैसे वाला है, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। तुम मामूली ड्राइवर, थोड़ा बहुत तुमने खर्च कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहो तब चले आओ। ये बात उसको लग गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको जितना पैसा दूंगा मुखिया उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी एक गाड़ी बेचकर तुम्हें परसों ही पैसा लाके देता हूं। सनित ने यही किया ही। उसके पास 2 गाड़ियां थीं, एक थोड़ी पुरानी थी, उसकी फौरन मरम्मत कराई, रिपेयर कराया, रंग रोगन कराया और उसे अच्छे पैसे में बेच दिया और पूरा पैसा लाकर उसने अनीता को दे दिया। अनीता से यह भी कहा कि जिस दिन मुखिया इससे ज्यादा पैसा दे देगा मुझे बता देना, मैं कभी तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा। बात पैसे की है तो यही है। अनीता को यही चाहिए था कि इधर से भी पैसा मिला और उधर से भी पैसा मिल गया। उसने कहा कि लेकिन अब तुम बहुत सावधानी से आया करो, अगर कहीं गलती से भी मुखिया की नजर पड़ गई, शामत तुम्हारी भी है और शामत हमारी भी। लेकिन एक दिन फिर मुखिया की नजर उस पर पड़ गई। वो इस बार घर के भीतर जा रहा था। मुखिया ने देख लिया कि अब की बार फिर भीतर जा रहा है। उसके जाने का इंतजार किया और जाकर उसे बहुत कड़े शब्दों में कहा
कि जब मैंने मना किया कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा, खर्चा मैं सब तुम्हारा उठा रहा हूं, फिर ये कैसे आ गया। अनीता ने तुरंत झूठ बोल दिया कि मैं कई बार मना कर चुकी हूं, लेकिन ये मानता नहीं, ये जबरदस्ती घुस आता है। अब मैं क्या कर सकती हूं, महिला हूं। मुखिया ने कहा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अब की बार तुम इसे बुलाओ, मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम्हारे मना करने के बाद भी इसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे पास आता है। और फिर अनीता ने यही किया। जिस दिन वो बृजपाल को लेके आया था, उस दिन उसने अनीता ने फोन किया था कि शाम को अगर देर हो जाए तो बृजपाल को दरवाजे पर छोड़ देना, और रात रहेगी तो अच्छा रहेगा, हम लोग एक बार फिर मिल लेंगे। बृजपाल को छोड़ने जैसे ही वो आया, अनीता से मिलने भी गया। अनीता ने फौरन मुखिया को फोन किया कि ये आ गया है, मैं इसे उलझा के रखूंगी। 11 बज रहे हैं, ये 12 बजे के बाद इसे यहां से जाने दूंगी, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लो, बाद में मत कहना। मुखिया ने भी अपना कट्टा लिया और गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर, जहां जंगल है, वहां घात लगाकर बैठ गया। 12 साढ़े 12 बजे जैसे ही मोटरसाइकिल से सनित अपने घर की ओर जाने के लिए निकला, रास्ते में ही उसने आवाज देके उसे रोक लिया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, खोपड़ी में तमंचा सटा के उसे गोली मार दी। गोली मार के वो अपने घर चला गया। तीनों लोगों की बातचीत के बाद ये तय हो गया कि अनीता की साजिश और बृजपाल की जानकारी। ऐसा कैसे हो सकता है, बृजपाल घर में मौजूद, गैर मर्द, उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद, घर का सारा खर्चा जब वो जानता है कि वो 100 रुपए ही देता है और खर्च वो देख रहा है कि 500 रुपए का है, तो उसे पता नहीं होगा। लेकिन उसने न कभी आपत्ति की, न पुलिस वालों को विवेचना में सहयोग करते समय ये बताया। 120B की धारा बढ़ाई गई 302 के साथ, और अनीता, उसके पति बृजपाल और प्रेमी उसका जो मुखिया था, इन सबको गिरफ्तार करके 7 अप्रैल 2019 को जेल भेज दिया गया। विपिन उर्फ मुखिया से उस कट्टे की बरामदगी उसकी निशानदेही पर, जिसने जहां छिपा रखा था, वहां से बरामद किया गया। एक खोखा कारतूस जो उस कट्टे में लगा हुआ था, वो भी बरामद हो गया। कट्टे को सील करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। 2 जून 2019 को सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के साथ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई। आज की घटना में आपने देखा कि एक महिला ने कैसे सारी तिकड़म करके, सारा दिमाग लगा के लोहे से लोहे को कटवा दिया, एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी को मरवा दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसमें मैं भी फंसूंगी। महिला की इन्हीं आदतों के कारण महाभारत का एक श्लोक है जिसकी अर्धाली बहुत प्रसिद्ध है, उसका आधा हिस्सा, कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवं न जानति कुतो मनुष्य। यानी स्त्री के चरित्र को, स्त्री के दांव पेंच को कह लीजिए, या स्त्री के व्यवहार को, और पुरुष के भाग्य को
ये भगवान भी नहीं जानता मनुष्य की क्या औकात है कि वो समझ पाएगा। न तो सनित समझ पाया महिला को, न मुखिया समझ पाया, और न ही उसका पति समझ पाया, ब्रजपाल। ये महाभारत की का श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये अर्धाली है, इसका पूरा है कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानति कुतो मनुष्य। यानी राजा के चित्त को, राजा के मन को, कंजूस के पैसे को, कृपणस्य वित्तम, औरत के चरित्र को, तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष के भाग्य को भगवान भी नहीं जान पाया, मनुष्य की क्या औकात है। आज की घटना के संदर्भ में मैं ये बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा नहीं है, ये महाभारत का श्लोक है। एक और दूसरा अखंड काव्य है, राजा भर्तृहरि के बारे में सब जानते होंगे। उन्होंने श्रृंगार शतक नामक एक काव्य की रचना की। नीति शतक, श्रृंगार शतक और एक और 3 उनकी रचनाएं हैं बड़ी, जो हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। श्रृंगार शतक में राजा भर्तृहरि ने लिखा है। नीति शतक में तो उन्होंने, चूंकि राजा थे, उज्जैन के राजा थे, तो नीति शतक में तो उन्होंने राजा की रीति नीति के बारे में लिखा है, लेकिन श्रृंगार शतक में उन्होंने पूरा का पूरा महिलाओं के बारे में लिखा है। महिला पुरुष संबंधों के बारे में लिखा है, महिलाओं के चित्त चरित्र, इनके बारे में लिखा है। एक जगह वो लिखते हैं कि महिला दिल से बहुत काली होती है, इसीलिए उसका मर्दन किया जाता है। उसके जहर को शरीर से निकालने के लिए, बाकी आगे जो कुछ लिखा है आप नेट पर पढ़ें। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये मेरे विचार नहीं हैं, आज की घटना के संदर्भ में राजा भर्तृहरि का ये कोट है जो नेट पर उपलब्ध है। तीसरा, मुंशी प्रेमचंद्र ने तिरिया चरित्र नाम की एक पूरी कहानी लिखी, 2 भाग में है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये भी आपको नेट पर मिल जाएगी। और शब्दों के जादूगर मुंशी प्रेमचंद, आप पहली लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक आप खत्म नहीं कर लेंगे आप चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे उसके आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को किसी पात्र में ढाल के उस कहानी को पढ़ेंगे। सेठ लगनदास की ये कहानी है, जो संतानहीन थे और संतान के चक्कर में इन्होंने 5-5 शादियां कर लीं। जब काफी बुजुर्ग होने लगे तो उनको किसी ने सुझाया कि आप एक बच्चा गोद ले लीजिए। एक बच्चा उन्होंने गोद ले भी लिया, 5-6 साल का था, लेकिन उसकी 5 माताएं थीं, सभी सौतेली। बच्चे का नाम हुआ मगनदास। सेठ लगनदास बहुत बड़े आदमी थे और शायद उस समय उस शहर के, जिस शहर का जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने किया है, सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बड़े व्यापारी थे। उसको लाड प्यार से पाला पोसा, उसको राजशाही आदतें जितनी होती हैं वो सब लगा दी। तो नागपुर के सेठ थे मक्खनलाल, वो अपने यहाँ के सबसे बड़े सेठ थे। वो शादी के लिए आए और अपनी बेटी इंदिरा से उसकी शादी कर दी। वो नागपुर जिले के सबसे बड़े सेठ, और सेठ लगनदास के बारे में उन्होंने बताया है वो भी किसी बड़े राज्य के सेठ थे। इसी बीच इसको और शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया मगनदास को। जब वो इंग्लैंड में थे तभी उनको एक तार मिला। उनके पिता सेठ लगनदास ने यह तार भेजा कि तुमको बधाई हो, तुम्हें तुम्हारा एक भाई हुआ है। वाकया कुछ यूं था कि उनकी जो तीसरी यानी मझली पत्नी थी, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी।
मगनदास वहाँ से भागे, लौटे कि अब तो सब मेरा लुट गया, जब इनका असली पुत्र आ गया मुझे कौन पूछेगा। उन्हें सहारा अपनी पत्नी इंदिरा देवी से उनका सहारा था। वो भाग के गए, वो भी नहीं मिली। वहाँ जो उनका बंगला बना था, उसकी एक मालिन थी, उससे बातचीत की, उसने कहीं रुकवाया और फिर उसकी बेटी रंभा से उनका इश्क हो गया। कई एक महिलाएं उस पूरे घटनाक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी के उस शब्द जाल में बहुत सी आईं और हर एक के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा। आप जरूर पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद से प्रेम रखने वाले लोग, त्रिया चरित्र, जो उनकी कहानी है, कहानी संग्रह में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आप उसे पढ़िए जरूर। त्रिया चरित्र के बारे में आपको सही सही अंदाजा लग जाएगा। बहुत अच्छा वर्णन किया है मुंशी प्रेमचंद ने। ये तीनों चीजें मैंने आज की घटना के संदर्भ में दूसरों की कही हुई बातों से समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं सीधे रूप से अनीता के चरित्र या अनीता के कार्यकलाप पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। मैंने कभी की नहीं है और करूंगा भी नहीं। सिर्फ आपके समझने के लिए, समझाने के लिए कि आज की घटना वास्तव में थी क्या। गलती की बात है, सारी गलती अनीता की, जिसने एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी की हत्या करवा दी, दोनों से छुटकारा पा लिया। हालांकि उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे भी सलाखों के पीछे जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी राय से सहमत होंगे। सहमत नहीं हैं तो मुझे जरूर लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। आपका आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।